नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे के हेडलाइंस के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी हफ्ता, 6 विधेयक पारित होने की उम्मीद। सूखा, महंगाई और अरुणाचल प्रदेश समेत कई अहम मसलों पर भी होगी चर्चा। डीजीपी सम्मेलन में प्रधानमंत्री का पुलिसिंग में संवेदनशीलता पर जोर। कहा, राज्यों की पुलिस के बीच बढ़े तालमेल, आईएएस की चुनौतियों से निपटने पर मंथन। केजरीवाल और दूसरे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मानहानि का मुकदमा करेंगे अरुण जेटली। डीडीसीए ने कीर्ति आजाद के हेराफेरी के आरोपों को किया खारिज। जांच आयोग बनाएगी दिल्ली सरकार। रिहा हुआ निर्भया गैंग रेप मामले का नाबालिग दोषी। रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। विरोध प्रदर्शन तेज। नेपाल में मधेसी आंदोलनकारियों पर पुलिस की फायरिंग में छात्र की मौत। प्रधानमंत्री ओली ने बुलाई आपात बैठक। नाकेबंदी पर कमल थापा की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी हफ्ते में अब 3 दिन बचे हैं। पूरे सत्र के दौरान अलग अलग मुद्दों पर गतिरोध के बाद शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में इन 3 दिनों के दौरान 6 बिलों को पारित कराने पर सहमति बनी थी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने संसद को सुचारू रूप से चलाने में विपक्ष के सहयोग की उम्मीद जताई है। तो अब 3 दिन और बचे हैं संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर। हमने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग मुद्दों पर राज्यसभा में खासतौर से गतिरोध बना रहा, लेकिन अब उम्मीद काफी बढ़ गई है। 6 बिल पारित कराने पर विपक्ष और सरकार के बीच सहमति बनी है। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों के सांसद मौजूद रहे और सर्वदलीय बैठक में सहमति बनी है संसद को सुचारू तौर पर चलाने को लेकर। और वेंकैया नायडू ने भी उम्मीद जताई है कि तय समय से ज़्यादा समय तक काम करके, यानी लगातार काम करके जो पेंडिंग काम है उसे निपटाया जा सके और कम से कम जो 6 बिल हैं जिन पर सहमति बनती दिखाई दे रही है उन्हें इस सत्र में पारित करा लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस अधिकारियों से कामकाज में और ज्यादा कुशलता लाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। कच्छ का रण में डोरडो में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 3 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया ऐसे नए क्षेत्र हैं जिन पर सुरक्षा बलों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पुलिसिंग में संवेदनशीलता महत्वपूर्ण तत्व है और नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता के लिए पुलिस को लचीलापन अपनाना चाहिए। उन्होंने अंतर्राज्य सीमा पर पड़ोसी जिलों के पुलिस बलों के आपसी संवाद पर भी जोर दिया। सम्मेलन में खासतौर से आतंकवाद और आतंकी संगठन आईएस के खतरे से निपटने पर चर्चा हुई। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू और हरिभाई चौधरी भी मौजूद थे। डीडीसीए में अनियमितता और वित्तीय गड़बड़ी का मामला अब कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली डीडीसीए मामले में उन पर आरोप लगाने वालों के खिलाफ दीवानी और आपराधिक मानहानि का केस करेंगे। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के नाम शामिल हैं। अरुण जेटली, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का दीवानी मुकदमा दायर करेंगे। साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का आपराधिक मुकदमा दायर करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस मामले में अरुण जेटली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। तो दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में वित्तीय गड़बड़ी समेत अनियमितताओं की जांच के लिए गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाने का फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 5 नेता अरुण जेटली के खिलाफ डीडीसीए के मामलों को लेकर सार्वजनिक तौर पर आरोप लगा रहे हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अरुण जेटली आरोपों को खारिज कर चुके हैं।
उधर बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने डीडीसीए प्रशासन पर आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसके समर्थन में एक वीडियो जारी किया। कीर्ति आजाद ने इस मामले में सीबीआई के साथ ईडी और डीआरआई की जांच की मांग की है। उधर डीडीसीए ने आरोपों को खारिज किया है। आम आदमी पार्टी के अलावा पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने भी डीडीसीए मामले में मोर्चा खोल रखा है। कीर्ति आजाद ने रविवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन पर फर्जी कंपनियों को करोड़ों रुपए का भुगतान करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले में वीडियो जारी किया और डीडीसीए के भ्रष्टाचार को आपराधिक मामला करार देते हुए इसकी जांच की मांग की। भ्रष्टाचार हुआ है, अभी तक कहा गया कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, क्रिमिनल एस्पेक्ट तो तभी होगा जब सीबीआई करेगी, लेकिन मेरा तो अनुरोध होगा कि इसके अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और डीआरआई लगनी चाहिए। कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से व्यक्तिगत लड़ाई के सवालों को खारिज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर कई शिकायतें करने के बावजूद उस वक्त के डीडीसीए अध्यक्ष अरुण जेटली ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे लिए मेरे पार्टी के सभी लोग बड़े आदरणीय हैं। अनुसंधान का मामला है, अनुसंधान में जो सामने आएगा, अब आप बार बार उसको जबरदस्ती लड़ा के भाषा का नाम ले लेके आप मुझे चाहते कि मैं कुछ बोल दूं और उसी लाइन को आप लगाएं और भ्रष्टाचार सब भूल जाएं। कीर्ति आजाद के साथ इस मौके पर बिशन सिंह बेदी और सुरेंद्र खन्ना भी मौजूद थे। उधर डीडीसीए और कुछ क्रिकेटर अरुण जेटली के समर्थन में उतर आए हैं। आई थिंक जितनी भी ठीक चीजें हुई हैं और उनके टेन्योर में हुई है और जितनी भी हमारी उनके साथ इंटरेक्शन रही हैं, आई थिंक इट्स बीन वेरी वेरी फ्रूटफुल। और जितनी भी स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए उन लोगों ने दिखाए, जहां जहां भी गए, जिन बिलों का उन लोगों ने जिक्र किया, उन बिलों में से एक भी बिल डीडीसीए ने अपने अकाउंट्स के अंदर अकाउंट फॉर नहीं किया है। हाल ही में सीबीआई ने दिल्ली सरकार में प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापा मारा था। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीडीसीए आर्थिक गड़बड़ी मामले में एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोप लगाया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कीर्ति आजाद की तरफ से जारी वीडियो के बाद आम आदमी पार्टी ने इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज कराने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने अरुण जेटली से जांच से बचने का आरोप लगाया। बीजेपी इस मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ खड़ी है। वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ घोटाला हो रहा है, इन घोटालों में लिप्त जो हमारे लोग हैं उनको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। सीआरपीसी की धारा 120 के तहत इन घोटालों में षड्यंत्र में शामिल होने के तहत अरुण जेटली के खिलाफ फौरन केस दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रश्न ये है कि 2 जजेस इंक्वायरी जो बिठाई गई थी अदालत के द्वारा, उसमें जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज दिखाई गई हैं, क्या वो सही है? प्रश्न ये है कि दिल्ली सरकार द्वारा जो इंक्वायरी बिठाई गई थी, उसने जो भारी घोटाला पाया है, क्या वो सही है? और अगर ये सब सही है तो वित्त मंत्री जी किसी भी इंक्वायरी या जांच से क्यों घबरा रहे हैं? हमें अरुण जेटली जी की ईमानदारी, उनके प्रामाणिक जीवन, उनके पारदर्शी जीवन पर पूरा विश्वास है। और खबरें लगातार जारी हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा। मैं हूं अमी मुल्लन। नमस्कार, मैं हूं रुषि। और मैं हूं मानुषी। मैं हूं कास्टिंग डायरेक्टर जोगी। मैं हूं नंदिनी श्रीकांत। मैं हूं नीरज केवल। मैं हूं अमित त्रिवेदी। मैं हूं पंडरी दादा। My heart is beating, keeps on repeating. मैं हूं वरुण ग्रोवर। मैं हूं रजत कपूर। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। शुरू हो रहा है गुफ्तगू का नया सीजन, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। क्या परिवहन को लेकर हमारी तात्कालिक सक्रियता प्रदूषण जैसे विकराल संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है या हमें एक दीर्घकालिक नीति की जरूरत है? The technique that today being adopted, order even, is one of the techniques under traffic management. But this is done at the 11th step, not at the first step. The government will just take sudden steps and without any rationale or logic and considering what is the long term plan to it. आज भी आपका जो ट्रक है यूरो 1, यूरो 2 पर चल रहा है,
ब्लैक कार्बन उसमें से निकलती है। ब्लैक कार्बन 800 गुना ज़्यादा खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड से। आपकी प्रॉब्लम है प्रेजेंट इस वक्त जो डीजल गाड़ियां सड़क के ऊपर चल रही हैं, उनको आप पाबंदी लगाइए कि वो ना सड़क के ऊपर आए। नई गाड़ियां तो इन एनी केस पोल्यूशन बहुत कम निकालती हैं। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, उसका सोल्यूशन भी गवर्नेंस इशू है, उसका सोल्यूशन कोर्ट इंटरवेंशन नहीं है। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि तमिलनाडु में बीमा दावों का तुरंत निपटारा होगा। चेन्नई में कल उन्होंने कहा कि बैंक बाढ़ पीड़ितों को रियायती दर पर कर्ज दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री जयललिता से भी मुलाकात की। particular day. In fact, sir, our devastation has never witnessed before of Kuttuvilakku. Tamil Nadu, Sri R. Kotishwar, Yeninaho, and reached out to people in need. रियायती दर पर कर्ज देने की बात कही है अरुण जेटली ने। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में बीमा दावों का तुरंत निपटारा होगा। तमिलनाडु में आई बाढ़ को देखते हुए ये अहम माना जा रहा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि बैंक बाढ़ पीड़ितों को रियायती दर पर कर्ज दे रहे हैं। और साथ ही वित्त मंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता से मुलाकात की। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कई घोषणाएं वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से की गई और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती पीड़ितों के आंसू पोंछने की है और इसमें वित्तीय संस्थानों की भूमिका काफी अहम है। अरुण जेटली के मुताबिक सभी बीमा दावों का अगले 4 हफ्ते में निपटारा हो जाएगा और इसके लिए 176 केंद्र भी बनाए गए हैं ताकि जल्द से जल्द बीमा दावों का निपटारा हो सके। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री जयललिता से मुलाकात करके बाढ़ के जो राहत काम चल रहे हैं फिलहाल उन पर भी चर्चा की और ये भी कहा कि पीड़ितों को आसान शर्तों पर बैंक अब कर्ज देंगे। साथ ही आपको बता दें कि तमिलनाडु में बीते दिनों भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ और कम से कम 347 लोगों की मौत हुई है जबकि हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है। इसी के मद्देनजर ये राहत भरी खबर तमिलनाडु के लोगों के लिए जरूर है। निर्भया कांड में दोषी नाबालिग को सुधार गृह से रिहा कर दिया गया है। फिलहाल वो दिल्ली के एक एनजीओ के संरक्षण में रहेगा। इस बीच नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में निर्भया के माता पिता भी शामिल थे। ये लोग नाबालिग दोषी की रिहाई का विरोध कर रहे थे। बाद में पुलिस ने इन लोगों को यहां से हटाया। नाबालिग की रिहाई को रोकने के लिए दिल्ली महिला आयोग ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें नाबालिग दोषी की रिहाई को रोकने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने से पहले ही इनकार कर चुकी है। हालांकि रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस बीच निर्भया की मां ने दोषी की रिहाई पर दुख जताते हुए कहा कि दोषी नाबालिग की रिहाई रोकने के लिए सरकार को पहले से कदम उठाने चाहिए थे। व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपी और मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा रविवार को जमानत पर जेल से रिहा हो गए। रिहाई के दौरान भोपाल केंद्रीय जेल के बाहर लक्ष्मीकांत शर्मा के सैकड़ों समर्थकों की भीड़ थी। उन्हें हाईकोर्ट से शुक्रवार को ही जमानत मिल गई थी। बीते 19 महीने से लक्ष्मीकांत शर्मा जेल में बंद थे। पूर्व मंत्री पर व्यापम से जुड़े 7 मामलों में केस दर्ज है। इससे पहले उन्हें दूसरे 6 मामलों में जमानत मिल चुकी थी। व्यापम घोटाले में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो चुकी है और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। मुझे नई जांच एजेंसी पर और माननीय न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है और मुझे न्याय मिलेगा। नेपाल सरकार से बातचीत नाकाम होने के बाद मधेसी दलों ने कल नए सिरे से आंदोलन शुरू कर दिया है। इस दौरान नेपाल के दक्षिणी हिस्से के राउताहाट जिले के गौर इलाके में
कल पुलिस फायरिंग में 10वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। प्रशासन ने गौर इलाके में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है। इस बीच मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस और मधेसी समूह भारत के साथ लगती सीमा पर नाकेबंदी से पैदा हुए मौजूदा राजनीतिक संकट के जल्द हल के लिए सहमत हो गए हैं। वहीं नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने लंदन से फोन करके विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से कई बार बातचीत की। नेपाल लौटने के बाद थापा ने दक्षिणी तराई क्षेत्र में मधेसियों की समस्या के जल्द समाधान की उम्मीद जताई है। नेपाली उप प्रधानमंत्री कमल थापा तेल आयात पर बात करने बुधवार को चीन जाने वाले हैं। सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम सीमांत शहर नाजरान में हुए हमले में 2 भारतीयों समेत 3 लोगों की मौत हुई है। यह हमला हिंसाग्रस्त यमन में मिसाइल के जरिए किया गया। जिद्दा में भारतीय महावाणिज्य भारतीयों के मारे जाने की पुष्टि कर चुका है और मरने वाले दोनों भारतीय तमिलनाडु के थे। इस साल सऊदी में ये तीसरी घटना है जिसमें भारतीय नागरिक मारे गए हैं। सितंबर में सऊदी अरब के जिजांग क्षेत्र में यमन से हुए हमले में एक भारतीय की मौत हुई थी। सऊदी अरब की अगुवाई में गठबंधन 26 मार्च से ही यमन में हूथी विद्रोहियों से लड़ रहा है। दोनों तरफ के प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित वार्ता में फिलहाल शामिल हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मार्च से यमन में विद्रोहियों के साथ संघर्ष में अब तक 5,800 लोगों की मौत हो चुकी है। सीरिया के उत्तर पूर्वी इदलिब शहर में हवाई हमलों में 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। स्थानीय लोगों और सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक ये हमले रूसी लड़ाकू विमानों ने किए हैं। इदलिब प्रांत में बाजार, रिहायशी इलाके और आधिकारिक इमारतों को निशाना बनाकर किए गए। इन हमलों में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि रूस ने हमलों की पुष्टि नहीं की है। रूस ने सीरिया में आईएस के खिलाफ 30 सितंबर से हवाई हमले शुरू किए हैं। आईएस ने साल की शुरुआत में ही इदलिब शहर पर कब्जा किया था। रक्का शहर पर आईएस के कब्जे के बाद इदलिब दूसरा प्रांतीय केंद्र है जो आतंकियों के कब्जे में गया है। इस बीच आईएस के खिलाफ अभियान में तालमेल को लेकर फ्रांस के रक्षा मंत्री मॉस्को में रूसी अधिकारियों से आज मुलाकात करने वाले हैं। खबर चीन से है, जहां भूस्खलन में लापता हुए 59 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। रविवार को चीन के शेंगशेन में औद्योगिक पार्क की 33 इमारतें गिर गईं। तब से ये लोग लापता हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक लापता लोगों में 36 पुरुष हैं जबकि 23 महिलाएं हैं। इस बीच 900 लोगों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है। राहत और बचाव का काम भी जोरों पर है। भूस्खलन के चलते हादसे वाली जगह पर गैस पाइपलाइन के फटने की भी खबर है। मध्य इंडोनेशिया में कल खराब मौसम के चलते यात्री नौका ऊंची लहरों में फंस गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 23 लोगों को बचा लिया गया। इस हादसे में कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। दक्षिण सुलावेसी की प्रांतीय राजधानी मकासर में खोज और बचाव का काम जारी है। फाइबर से बनी इस नौका में 110 यात्री और चालक दल के 12 सदस्य सवार थे, जो खराब मौसम के कारण 3 मीटर से भी ज्यादा ऊंची लहरों की चपेट में आ गए। चालक दल के सदस्यों की तरफ से संकट की जानकारी के बाद बचाव नौकाओं और जहाजों को केंदारी और मकासर भेजा गया। यात्रियों में 14 बच्चे भी शामिल थे। स्पेन में हुए संसदीय चुनाव में सत्ताधारी कंजर्वेटिव को बढ़त मिलती नजर आ रही है। हालांकि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। कंजर्वेटिव को 350 सीटों में से 114 से 124 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि स्पष्ट बहुमत के लिए 176 सीटें हासिल करना जरूरी है।
संसदीय चुनाव में सत्ताधारी कंजर्वेटिव को बढ़त मिलती नजर आ रही है। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हालांकि दिख नहीं रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी को 350 सीटों में से 114 से 124 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि स्पष्ट बहुमत के लिए 176 सीटें हासिल करना जरूरी है। वहीं सोशलिस्ट पार्टी को 79 से 85 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विरासत और रियाज की मिसाल। मेरे माँ बाप जलंधर में पैदा हुए। मेरे माँ बाप का पहला घर हिंदुस्तान है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। मेरा पहला घर पाकिस्तान, दूसरा घर इंडिया है। जिनके नजदीक संगीत सरहद का मोहताज नहीं। तो यहाँ के लोग जितना मुझे मोहब्बत करते हैं, मैं जब तक मेरी जिंदगी है मैं हिंदुस्तान को छोड़ नहीं सकता। यहाँ मोहब्बत का पैगाम लेके आता रहूंगा। मिलिए शख्सियत में मशहूर और मारूफ कलाकार जावेद बशीर से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। और अब बात आपकी आवाज की। राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश में हर हफ्ते एक नया शख्स सामने आता है बनकर सिटीजन रिपोर्टर और उठाता है ऐसा मुद्दा जिसका सरोकार आम जनता से है। और आपकी आवाज में हमें आज का वीडियो मिला है बिहार की गोपालगंज जिले से। कर्मशिला गांव के भारतेंदु राम ने अपने वीडियो में बताया है कि उनका गांव कैसे उपेक्षा का शिकार रहा है। देखिए पूरा वीडियो। मेरा नाम भारतेंदु राम है। मैं कर्मशिला का रहने वाला हूँ। मेरे गांव की चौहद्दी जो है दक्षिण में छपड़ा, उसके सटे हुए सीमान आता है, और उत्तर में जो है हमारा गंडक नदी पड़ती है। उसके बाद आपको मुजफ्फरपुर वगैरह यह डिस्ट्रिक्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के बाद से अभी तक हमारे गांव का विकास जो है कुछ नहीं हो पाया। कितने एमएलए एमपी हुए, आते हैं इलेक्शन के लिए आते हैं, वोट के लिए आते हैं, वोट मांग कर जाते हैं। हम लोग वोट देते हैं इसलिए कि हम लोग का एक मताधिकार है कि उसको देना ही है, पर विकास के विषय में कुछ ये लोग नहीं करते हैं। जिस गांव से ये वीडियो आया है वो जिले का हिस्सा है जहां से बिहार को 3 मुख्यमंत्री मिले हैं। बावजूद इसके आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ आज़ादी के बाद सड़क बनी ही नहीं, स्कूल कई किलोमीटर दूर हैं और स्वास्थ्य केंद्र 1 घंटे की दूरी पर। गांव वालों की जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर अपनी आवाज राज्यसभा टीवी तक पहुंचाई है। बदहाली के बीच जिंदगी गुजार रहे ये लोग बिहार के गोपालगंज जिले के कर्मशिला गांव के बाशिंदे हैं। नाम के मुताबिक यहाँ के लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सुविधाओं से कोसों दूर हैं। तस्वीरों को देखकर आप खुद ब खुद इनके दर्द को समझ जाएंगे। सबसे पहले बात सड़क की, जिसमें इतने गड्ढे हैं कि लोग सड़क छोड़कर बगल से निकलना ज्यादा पसंद करते हैं। दरअसल आजादी के बाद से यहाँ आज तक सड़क बनी ही नहीं। यहाँ सिर्फ ईंटों का खड़ंजा था जो अब मियाद पूरी कर चुका है, और अगर कभी किसी की तबीयत खराब हो जाए तो बस भगवान का ही सहारा होता है, क्योंकि अस्पताल भी यहाँ से कोसों दूर है। यहाँ ना रोड की सुविधा है,
यहाँ ना हाई स्कूल है। यहाँ से हॉस्पिटल जाने के लिए हमको कम से कम 12-13 किलोमीटर जाना पड़ता है। बरसात के सीजन में हम लोगों को अगर जल्दी हो तो रोगी यहीं पे मर जाएगी। किसी को डिलीवरी हो उस समय भी जाना पड़ता है। एम्बुलेंस आएगा फिर वो लेडीज जाएगी, तब तक अगर रास्ते में कहीं कुछ हो गया तो गई जान से बेचारी। और अब आपको दिखाते हैं इस प्राइमरी स्कूल के अंदर की तस्वीरें। दिसंबर के महीने में जब पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है, यहाँ बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे तैसे लोग अपने बच्चों को प्राइमरी शिक्षा तो दिला देते हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए बड़ा स्कूल नहीं होने की वजह से कई बच्चों की शिक्षा अधूरी ही रह जाती है। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय छोड़कर दूसरा कोई विद्यालय यहाँ नहीं है। हाई स्कूल या मिडिल स्कूल यहाँ कोई नहीं है। और एक छपरा और गोपालगंज का बॉर्डर, यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। यहाँ से हाई स्कूल करीब 6 किलोमीटर है और मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर। इस गांव तक आते आते सरकार की प्रधानमंत्री सड़क योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दोनों ही गायब हो जाते हैं। ये हाल तब है जब गोपालगंज ने सूबे को 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। ऐसे में इस जिले के गांव का यूं सुविधाओं से अछूता होना हैरान कर देता है। लोगों को तकलीफ इस बात की भी है कि आजादी के 68 साल बाद भी यहाँ की सुध लेने की जहमत किसी भी दल के नुमाइंदे ने नहीं उठाई। और देश आज़ाद हुए 68 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई गांव में ना तो सरकार पहुंच पाई है और ना ही उनकी सुविधाएं। आज भी इन गांव के लोग इसी इंतजार में हैं कि उनके यहाँ सुविधाएं आखिर कब पहुंचेंगी। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी समस्या या आप भी बताना चाहते हैं कोई खबर, तो बनिए सिटीजन रिपोर्टर और भेजिए अपनी रिपोर्ट हमारे पास आपकी आवाज @rstv.nic.in पर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी हफ्ता, 6 विधेयक पारित होने की उम्मीद। सूखा, महंगाई और अरुणाचल प्रदेश समेत कई अहम मसलों पर भी होगी चर्चा। डीजीपी सम्मेलन में प्रधानमंत्री का पुलिसिंग में संवेदनशीलता पर जोर। कहा, राज्यों के पुलिस के बीच बढ़े तालमेल, आईएस की चुनौतियों से निपटने पर मंथन। केजरीवाल और दूसरे आप नेताओं पर मानहानि का मुकदमा करेंगे अरुण जेटली। डीडीसीए ने कीर्ति आजाद के हेराफेरी के आरोपों को किया खारिज। जांच आयोग बनाएगी दिल्ली सरकार। रिहा हुआ निर्भया गैंगरेप मामले का नाबालिग दोषी। रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। विरोध प्रदर्शन तेज। नेपाल में मधेसी आंदोलनकारियों पर पुलिस की फायरिंग में छात्र की मौत। प्रधानमंत्री ओली ने बुलाई आपात बैठक। नाकेबंदी पर कमल थापा की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात।